हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सागर धनराज है। एंड जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन इंटरव्यू स्ट्रेटजी ऑफ केमिस्ट्री। तो और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और लास्ट ईयर मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी कि सर हम लोग इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू को हम लोग कैसे तैयार करें। एक बारी अभी लास्ट मंथ हम लोगों का जून में मेंस हुआ है। जिन बच्चों का मेंस क्लियर होगा, अब उसमें से कुछ जो सक्सेसफुल होंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली ये मेंस का रिजल्ट 2 से 3 महीने में आ जाता है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर एंड में आपको आपका मेंस का रिजल्ट मिल जाना चाहिए होपफुली। एंड इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर मंथ में होते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अभी ये सही टाइम है इस वीडियो को बनाने का। और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ये इन जनरल इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे कर रही है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की एग्जामिनेशन की इंटरव्यू की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ड्रेस कोड वगैरह क्या होता है, हमें क्या पहन के जाना चाहिए, क्या पहन के नहीं जाना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें आंसर्स को कैसे देना चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, या इसके अलावा जितने भी मेजर पॉसिबल एरियाज हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के, वो मैंने इसमें वीडियो में कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस विद द कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। तो क्योंकि इंटरव्यू की बात हो रही है, तो इंटरव्यू के मार्क्स को डिस्कस करना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग एक रफ आइडिया और क्लैरिटी ले पाएँ कि किस टाइप के मार्क्स यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में दिए जाते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर कि हमारे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो 400 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 600 मार्क्स का मेंस होता है, एंड 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, या पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो 2022 में जब फर्स्ट टाइम मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, तो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 140। देन फिर कुछ कट ऑफ्स की वजह से नहीं रुक पाया, मेरा नहीं हो पाया था। एंड देन 2023 में जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया, देन मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 132। एंड देन अगेन जब मैंने 2024 में फाइनली इस एग्ज़ाम को दिया, तब मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 125। तो आई वुड से आई वुड से कि इंटरव्यू की जो मार्क्स की रेंज है, 140, 140 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। मीन्स ये सेकंड हाईएस्ट था उस टाइम पर। टॉपर के 146 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड देन 132 is also good, and 125 is a decent, I can say, not good, decent. अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू में 120 प्लस आ रहे हैं, 120 प्लस आउट ऑफ 200, देन दिस इज अ गुड स्कोर। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है उनको कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा जाऊं, मैं बहुत सब कुछ तैयार कर लूंगा या कर लूंगी, एंड आई विल डू ईच थिंग एवरीथिंग गुड, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि इंटरव्यू में और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड देन दे डिसाइड अ, कि उन सब फैक्टर्स पे भी हमारा इंटरव्यू डिपेंड करता है। तो आपके हाथ में नहीं होता कि आप 140 ला पाओगे या 130 ला पाओगे, 125 ला पाओगे। बट हाँ, अगर आप बेसिक डिसेंट परफॉर्म करते हो, बेसिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट शो करते हो, अपना इंटरेस्ट शो करते हो केमिस्ट्री की तरफ, या जो भी आपका इंटरेस्ट है जियो साइंटिस्ट की तरफ, या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ, तो आपको डेफिनेटली 120 आप मार्क्स ला सकते हो। बिलो 120 मार्क्स इज रिलेटिवली नॉट दैट गुड स्कोर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 90, 95, 105, 110 मार्क्स भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, आप जब आंसर, जब आप वो देखते होगे, फाइनल रिजल्ट आता होगा, तो उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू मार्क्स भी दिए रहते हैं। अगर आपने रिजल्ट डाउनलोड करके देखा होगा, तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के मार्क्स भी मिले हुए हैं। तो ये मिलते हैं। मतलब मोस्टली मैंने 90 के मार्क्स होते बहुत देखे हैं, 90 टू 140 की रेंज मैंने देखी है अभी तक। तो इस रेंज में मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सोचिए 90 मार्क्स मिल गए, तो और किसी को 120 मिल गए, तो आप उसको 30 मार्क्स का पीछे हो जाएगा ना वो।
या तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो हमारा फोकस आज ये रहेगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एंड कैसे आप अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपका बेस्ट डिसाइड करेगा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को। एंड दीज आर मार्क्स यू कैन सी ऑन देम। अब आते हैं डी डे, मतलब उस दिन क्या होता है। पहले मैं उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू प्रोसेस में होता क्या है, एंड देन फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बेसिकली जैसे आप लोगों में से मेंस में जो लोग क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप लोगों का एक पीडीएफ आएगा जिसमें आप लोग मेंस क्वालिफाइड्स के रोल नंबर्स रहेंगे। देन फिर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म भरना पड़ेगा, इसको डेफ बोला जाता है। इस डेफ के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, क्या होता है डेफ, आगे मैंने इसके बारे में बता रखा है। तो एक सिंपली आपको बेसिक डिटेल्स वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपको ऑनलाइन एक लिंक आएगी, उसमें आपको यूपीएससी की लिंक होगी। उसमें बेसिकली आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, काफ़ी लोग इस बार जो 2025 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने ओटीआर या मतलब स्टार्टिंग के टाइम ही भर रखी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे कि आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, इनकम डिटेल्स और हॉबीज, अचीवमेंट्स, ये सारी जी डिटेल्स यूपीएससी ने इस बार काफ़ी पहले पूछ रखी हैं, प्रीलिम्स स्टेज में ही। लास्ट ईयर तक ये इंटरव्यू के टाइम पूछा जा रहा था, तो मोर और लेस वही चीज़ें ही होंगी इस बार भी। तो वो आपको डेफ में फिल करनी होंगी। देन फिर उसके बाद आपको एक पीडीएफ आएगा। फिर आपको एक ई समन लेटर जारी होता है यूपीएससी की तरफ से। ई समन लेटर, ई समन लेटर का मतलब क्या है, बेसिकली उसको समन लेटर बोलते हैं, किसी को बुलाना जैसे कोर्ट समन करता है, बट यहाँ पे समन इज लाइक कि आपको इंटरव्यू के दिन आपको यूपीएससी बुला रही है, आपको डेट मिल जाएगी कि आपको लेट सपोज 12 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है, और टाइमिंग रहेगी कि आप आफ्टरनून या मतलब मॉर्निंग स्लॉट या इवनिंग स्लॉट, या तो आपको 9 बजे बुलाया जाएगा या फिर आपको 1 बजे बुलाया जाएगा। तो डिपेंड करता है मॉर्निंग स्लॉट है आपका, इवनिंग स्लॉट है, उस बेसिस पे आपको उस दिन प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो इंटरव्यू डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगी। देन ड्रेस कोड होता है, आप किस ड्रेस कोड में अपीयर होगे। यूपीएससी ने कहीं भी ऐसा कोई डिफाइन करके नहीं रखा कि आपको यही ड्रेस कोड पहनना है, कि लड़कों को सूट ही पहनना है या गर्ल्स को साड़ी ही पहननी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इन जनरल हम लोग जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं यूपीएससी में, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इन जनरल लोग सूट पहनते हैं, लड़के लोग मतलब बॉयज जो हैं जो, वो फॉर्मल्स पहनते हैं। फॉर्मल्स में शर्ट, टाई और ट्राउजर्स एंड कोट, कोट पैंट बेसिकली, थ्री पीस नहीं, टू पीस। तो कोट पैंट फॉर्मल्स वगैरह पहन के जाते हैं। तो मैंने भी यही पहना था। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें या आपको पसंद नहीं है टाई लगाना, आप मत लगाओ। आप नॉर्मली शर्ट पैंट, फॉर्मल शर्ट पैंट एंड शूज पहन के भी अपीयर हो सकते हो। यूपीएससी आपसे डिसेंट डिसेंट ड्रेस, डिसेंट फॉर्मल ड्रेस में अपीयर होने को बस डिमांड करता है। कोई ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। गर्ल्स जनरली साड़ी और सूट वगैरह पहनती हैं, तो दे कैन मतलब बेसिकली आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए एंड डिसेंट होना चाहिए। बस ये बेसिकली इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। एंड जो आपको सूट करे, लाइट कलर्स मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स एंड आंखों को चुभने वाला कलर ना हो। द कलर शुड बी जस्ट लाइक दैट, इट शुड शो मॉडेस्टी, डिसेंसी एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे कोई भी क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर के, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप यूपीएससी के गजेट ऑफिसर बनने वाले हो। तो आपको अपीयर भी उस टाइप से होना चाहिए कि लाइक आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को किस हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए। उस बेसिक डिसेंसी और मोरालिटी का ध्यान रखिए, और बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। जस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। और बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको टाई नहीं पसंद आ रही, गले में दिक्कत हो रही है, तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों जरूरत है टाई लगाने की, मत लगाइए। बट आपको जो भी पहनना है उसमें आपको कंफर्टेबल रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इस चीज़ों के बारे में। अब आते हैं कि रिपोर्ट एट द गेट यूपीएससी धौलपुर हाउस। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे आप सर्च करोगे व्हाट इज यूपीएससी धौलपुर हाउस, तो आपको एक बिल्डिंग दिख जाएगी जहाँ पे ज़्यादातर लोग इंटरव्यू के टाइम अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैंने भी खिंचवाई थी। तो ये बेसिकली एक तरह से वो है कि जैसे आप जाते हो तो आप एक्साइट होते हो कि देखो मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट डे फॉर मी। तो चलो फ्रेंड के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं आप। तो आप एक फोटोग्राफ करा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है वो, जब आप देखते हो आसपास के लोग, बाकी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, वेल ग्रूम्ड अच्छे से सब प्रिपेयर होके तैयार होके अपने हाथों में अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके वहाँ वेट करते हैं टाइम से पहले। तो आपको उस दिन वहाँ पहुँच जाना है। एंड फिर जब आपका टाइम जैसे 9 बजे का टाइम है, तो आपको 9 बजे फिर आपको एंट्री दे दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको एंट्री के बाद आपको एक बड़ा सा कॉरिडोर मिलेगा। वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाया जाएगा। एक सर्कुलर हॉल होगा। उस सर्कुलर हॉल में बहुत सारी छोटी छोटी टेबल्स पड़ी होंगी, और हर एक टेबल पे कुछ 4-5 टेबल्स अलग से होंगी।
तो बोल दिया जाएगा कि आप टेबल नंबर 15 या टेबल नंबर 17 में चले जाइए। तो जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे चार, मोस्टली 6 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। एक टेबल में 6 6 कैंडिडेट्स होते हैं, और ये 6 लोग वही होते हैं जिनके साथ आपका इंटरव्यू होगा। तो आप लोग वहां जाकर के बैठ जाओगे उस टेबल में, टेबल नंबर फॉर एग्जांपल 15 में। तो वहां पे आपके फिर वहां पे यूपीएससी के जो ऑफिसर्स, मतलब जो स्टाफ होता है वो आएगा, और आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए होंगे, जैसे लाइक 10th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पीजी मास्टर्स एमएससी बीएससी की डिग्री, और बेसिक बेसिक जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका एप्लीकेबल होगा उनसे, जिनका इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा उनसे। तो ये बेसिक बेसिक चीजें वो उनसे मांग लेंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे। तो अगर आप में से कोई डॉक्यूमेंट मिस भी हो जाता है, उस टाइम पे नहीं आप ला पाते, तो उसमें भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये लोग एफिडेविट आपसे साइन करवा लेंगे कि आई विल प्रोड्यूस दिस सर्टिफिकेट आफ्टर इन 1 मंथ, और इन जो भी होता है तो आपसे करा लेंगे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फिर आपको 6 लोगों का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उतने में 1 1.5 घंटा निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा तीनों के तीनों इंटरव्यू ही मेरे आफ्टरनून स्लॉट में ही थे, मॉर्निंग स्लॉट में कोई नहीं था। नहीं नहीं, लास्ट वाला मॉर्निंग में ही था, हाँ। तो मॉर्निंग स्लॉट में जैसे होता है, तो आपका फिर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। एंड देन फिर वन बाय वन करके आपको बुलाया जाएगा, मतलब एक वहाँ से आएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपका नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तो वो बोलेंगे सागर धनराज। एंड देन फिर वो मुझे लेके जाएंगे एक बड़े से हॉल में। एंड फिर बड़े से हॉल में मुझे लेके जाएंगे, और मुझे वेट करवाएंगे आउटसाइड द चेयर। मतलब वहाँ पे एक बड़ा सा एक रूम होता है, बेसिकली एक रूम होगा, और जिसके अंदर हम लोग का इंटरव्यू होगा। उसके अंदर कुछ कुछ टेबल्स पड़ी होती हैं, मतलब चेयर्स। कुछ कुछ कभी कभी इस राउंड में होती हैं, कभी कभी रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं, कभी कभी सर्कुलर भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रूम क्या कैसा है। आपको उस टेबल में, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, ये यहाँ पे आपके होते हैं यूपीएससी के मेंबर बैठते हैं एकदम फ्रंट आपके सामने, जस्ट आपके सामने। वो यूपीएससी के मेंबर मतलब जैसे जो बेसिकली इंटरव्यू में 4 मेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो जो ये बीच वाले होते हैं, ये जो 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 स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू, वो बेसिकली यूपीएससी के मेंबर होते हैं। वो यूपीएससी मतलब जैसे आप जैसे उस ऑफिस में जाओगे, तो बाहर नाम भी लिखा रहता है। जैसे भी आप आगे मेरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो इसमें लिखा है ना कि स्मिता नागराज बोर्ड मैम, स्मिता नागराज मैम, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्मिता नागराज मैम बोर्ड का। तो वहाँ पे स्मिता नागराज मैम यहाँ अंदर होंगी, और 3 लोग अलग से होंगे। तो यहाँ पे जो मैम होंगी, मैम मैम जो यूपीएससी की मेंबर हैं, देन वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगी। एंड बाकी के जो 3 होते हैं, उनमें से एक जीएसआई से होते हैं, जीएसआई के साइंटिस्ट होते हैं। एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से होते हैं। क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं होता है कि इसी से होंगे, बट क्योंकि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया कि क्योंकि कुछ खास मेंबर है वो सिर्फ जीएसआई से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे, या जियोलॉजी से रिलेटेड, या एक कोई खास मेंबर है वो सिर्फ वाटर से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, या उससे उसकी रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में। और एक मेंबर होते हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन पूछेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह वगैरह। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और रिनाउंड हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और बहुत सारे लोगों को ने मैंने उनका फीडबैक भी लिया, तो उन्होंने भी ऐसा ही मुझे बताया। तो आप इस तरह से एक फ्रेमवर्क होता है, आप इसमें जा सकते हो। मीनवाइल क्या होता है कि जैसे आप मान लो किसी एक को बुला लिया, तो बाकी लोग 5 लोग अपना वेट करते रहेंगे वहां पे बारी बारी से, क्योंकि सबका नंबर ऑन एवरेज एक किसी एक का इंटरव्यू 20 से 25 मिनट तक चलता है। तो हर आधे आधे घंटे बाद एक एक का नंबर आता रहता है। तो ये होता है। एंड उस बीच में आप इस हॉल में यहाँ पे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, और स्नैक्स वगैरह, मतलब चाय कॉफ़ी एंड जूस वगैरह बिस्किट्स वगैरह सब रहता है वहाँ पे। तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वहाँ पे रहता है, आप उसको आराम से अच्छे से, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तब खा पी सकते हो। और टीए क्लेम कर सकते हो। टीए क्लेम बेसिकली अगर आप मान लो बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हो, बंगाल से या मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से, दिल्ली के बेसिकली जो बाहर के लोग होते हैं, वो लोग अपना ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। उनको जो टिकट होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत जो भी होता है यूपीएससी गाइडलाइंस के हिसाब से वो रिटर्न कर दिया जाता है। एंड इसके बाद फिर आप जैसे आप इंटरव्यू के रूम के अंदर शुरू करोगे, आप वेट करने के बाद आपको ये सारे मेंबर्स मिलेंगे, और देन फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। एंड देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा। देन ये जो यहाँ पे आप वेट करते हो ना, वेट आउटसाइड द चेयर यहाँ पे, क्योंकि जब रूम होता है यहाँ पे आपको बाहर एक चेयर में बैठा दिया जाता है। इसके जस्ट 5 मिनट बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। तो वो टाइम सबसे ज़्यादा हैवी होता है। उस टाइम पे हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाती है कई बारी। तो दैट इज द मतलब मोस्ट क्रिटिकल टाइम। क्योंकि एक बार आप अंदर गए, तो फिर आपकी हार्ट बीट आपको कंट्रोल करनी होगी। एंड देन आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो क्योंकि आप इतना इम्पोर्टेंट इसलिए फील करते हो क्योंकि आपने एक साल से कई हजारों बच्चों में आपने प्री क्वालिफाई किया, देन मेंस क्वालिफाई किया।
अब मुश्किल से केवल 10 15 20 30 बच्चे हैं जिसमें से आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप भी इनमें से सिलेक्ट हो सकते हो। तो वो एक काफी अच्छा मतलब उस मोमेंट को फील करना काफी अच्छा लगता है। इवन आई कैन मतलब मुझे अभी भी उस मोमेंट्स को सोच करके मैं 3 इंटरव्यू दिए, तीनों बारी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको भी। एंड तो ये था बेसिकली कि क्या उस दिन होता है। एक बार आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो देन फिर बारी बारी से सारे मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। स्टार्ट आपकी यूपीएससी चेयरपर्सन करते हैं, बेसिकली स्टार्ट वो करेंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी के मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड देन फिर इंटरव्यू खत्म होगा, देन वो बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया। एंड देन थैंक यू, एंड आप लोग थैंक यू, अब थैंक यू बोलोगे। मतलब बेसिकली बेसिक कट्स आप फॉलो करोगे। जैसे आप गेट के अंदर जाओगे तो पूछोगे सर मे आई कम इन, या मैम होंगी तो मैम मे आई कम इन। फिर आप अंदर जाओगे, देन फिर वो बोलेंगे प्लीज हैव अ सीट, फिर आप बैठ जाओगे थैंक यू बोल के। देन आपके पास आपके सामने जैसे आपकी टेबल पे, जैसे इस टेबल में आप बैठे हो तो यहाँ पे आपको एक A4 साइज शीट्स और एक पेंसिल रखी रहेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार फॉर्मूलेज या कोई डायग्राम बना के समझाना पड़ सकता है, तो हमें जरूरत पड़ती है कई बार समवेयर। तो वो रहता है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। इसके अलावा यहाँ पानी का गिलास भी रखा रहेगा आपके लिए। तो पानी का गिलास वैसे आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस शो करता है। बट हाँ, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप ये पानी पीना चाहते हो, तो आप बेसिकली पूछ सकते हो, पी सकते हो। तो ये था कुछ कुछ इंटरव्यू के बारे में। उस दिन क्या कैसी प्रोसेस होती है। देन इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर आपको एग्जिट हो जाएगा। देन दैट्स इज ऑल। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू की मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बेसिकली मैं आपसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मुझसे पूछे गए 3 इंटरव्यूज में। एंड फिर देन उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी मेथड्स से और कौन कौन से एरियाज से। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो। So please stay tuned. Let's discuss. So जब मेरा पहला इंटरव्यू 2022 में हुआ था, 2022 के एग्जाम का, ये हुआ था 17 जनवरी 2023। बेसिकली अपने इंटरव्यू के बाद मैं व्हाट्सएप पे बेसिकली सारे पॉइंट्स नोट कर लेता था, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी हेल्पफुल होता है ना, कि आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करोगे, देखो मुझसे ये पूछा गया। तो ये उन्हीं की सब ट्रांसक्रिप्ट हैं, ये मेरी ही ट्रांसक्रिप्ट है जो मैंने इनको कंपाइल करी है। बेसिकली 3 सालों की 3 ट्रांसक्रिप्ट हैं। तो हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, जिससे एक आपको रफ आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, कि हम क्या पढ़ते हैं और एक्चुअल में क्या पूछा जाता है। तो पहला इंटरव्यू मेरा था 17 जनवरी 2023 को, जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका, प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद। तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड लिख दिया है। ये बेसिकली बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि ये जो डेफ ऐप लिखा है ना, योर डेफ प्लेस की रोल हेयर। बेसिकली इस डेफ में क्या होता है ना कि आपकी सारी डिटेल लिखेगी। सारी डिटेल मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस स्टेट से हो आप, आपके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, एमएससी आपने कहाँ से किया है, बीएससी आपने कहाँ से किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, आपके हॉबी क्या क्या हैं, कोई आप जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपका वर्क एक्सपीरियंस कोई है कि नहीं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने काम किया है या नहीं। ये जो डेफ होता है ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है, जो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेता है। तो डेफ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर मतलब जो भी आपने डेफ में भरा है, क्योंकि आपका हिस्सा है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो सोचो ना, अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। राइट। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है आईआईटी बॉम्बे एमएससी बीएचयू बीएससी मास्टर्स प्रोजेक्ट इन नैनो केमिस्ट्री। तो बेसिकली आईआईटी में जो मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट था एमएससी का, वो नैनो केमिस्ट्री पर बेस्ड थीम, नैनो केमिस्ट्री की थीम पर बेस्ड था। तो चेयरपर्सन स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई यू लेफ्ट बीएचयू। मतलब उनका पूछने का मतलब था कि आपने बीएचयू, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, पहले उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन दो, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस मैंने बताया कि मेरा नाम ये सागर अंदाज है एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड मैंने आई कंप्लीटेड। बेसिकली आप इंग्लिश में ही मोस्टली इंटरव्यू चलता है। कभी कभी कुछ कुछ मेंबर्स हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में चल जाता है, ऐसा कोई उनका हार्ड रूल नहीं होता कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही पूछेंगे। ऐसा कोई हार्ड नहीं होता कि सिर्फ हिंदी में पूछेंगे। तो मोस्टली वो अगर कोई साउथ का इंडियन है या बंगाली है, उसको हिंदी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में जाएगा। बट सब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हिंदी भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो इंग्लिश में। अपने आप को बाउंड मत रखना कि नहीं इंग्लिश ही बोलना है और इंप्रेशन खराब कर देना है, अगर नहीं आती तो आप हिंदी भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। बट 70 to 80% इंग्लिश में ही जाने वाला है आपका इंटरव्यू। ठीक है, दैट आई कैन श्योर श्योर। तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा था, उन्होंने पूछा व्हाई यू लेफ्ट द बीएचयू। बेसिकली बीएचयू लेफ्ट मतलब कि मैंने बीएससी के बाद बीएससी बीएचयू क्यों छोड़ा, क्यों मैं आईआईटी बॉम्बे गया एमएससी करने, उनका पूछने का इंटेंशन ये था। तो मैंने बताया मैम कि बीएचयू में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, एंड आईआईटी में व्हाई आईआईटीज आर बेटर, कि आईआईटी में थोड़ा रिसर्च करिकुलम एंड
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रिसर्च एक्सपोजर और बहुत सारी फैसिलिटीज जो वहाँ मिली उनके बारे में ब्रीफ कर दिया एक जनरल वे में। उन्होंने कहा ओके अच्छा ठीक है। देन व्हेन यू प्लान टू अप्लाई फॉर जीएसआई, मतलब आपको कब लगा कि आपको जीएसआई में आना चाहिए। तो बेसिकली आपका पर्सनल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि मेरा एमएससी खत्म, एमएससी कंप्लीट करने के बाद आई थॉट कि मुझे रिसर्च ना करके मुझे वर्क मतलब जॉब एक्सपीरियंस जॉब करनी है, रिसर्च फील्ड में नहीं जाना। देन आई थॉट कि मुझे वो करना चाहिए। बट इसमें वो काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको रिसर्च क्यों नहीं करनी। तब आप यहाँ बोल सकते हो कि मैम मुझे एमएससी कंप्लीट करने के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियल, मुझे और फाइनेंशियल नीड की, फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी। देन आई थॉट ऑफ डूइंग कि मैं पहले जॉब कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। देन उसके बाद मुझे मौका मिलेगा, देन इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर द पीएचडी एंड डू पीएचडी। तो ऐसा शो नहीं करना कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि आप इतने अच्छे कॉलेज से पढ़े हो और आप केमिस्ट्री की फील्ड में हो, तो आपको पॉजिटिव आंसर देने हैं ना, आपको पेसिमिस्टिक नहीं होना है। मैं बीच बीच में अपने क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत आंसर भी देता जाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला। मैं बता भी दूंगा कि ये सही नहीं है, इससे अच्छा और हो सकता था। फिर उन्होंने पूछ लिया कि रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। वो बेसिकली जानना चाह रही थी मैम कि केमिस्ट्री को आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप बता सकते हो कि इंडस्ट्रीज में, अगर जैसे उस टाइम पे 2023 था ना, तो कोविड के बाद का पीरियड था, तो मैंने बताया कि कैसे सैनिटाइजर आपका हेल्प कर रहा है, केमिकल सैनिटाइजर, या मेडिसिन की फील्ड में कैसे वैक्सीन बन रही हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, जहाँ पे आपकी सिलिकॉन चिप्स हैं, या और बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में आप जो सोचोगे, तो आप केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ढूंढ ही लोगे। मेडिसिन, फूड, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम, और बहुत सारी चीजें। जियो साइंटिस्ट में आप उसको मिनरल्स, रॉक्स, सेंट्रल वाटर बोर्ड में चले जाओगे तो वाटर के फील्ड में भी। तो आप कुछ कुछ एक दो एग्जांपल्स दे दो, बहुत ज्यादा लंबा मत खींचना। और किसी भी आंसर का आपको जवाब देना है तो एक एक मिनट के अंदर जवाब दे दो, बहुत ज्यादा खींचो भी मत, बहुत शॉर्ट भी मत दो। एक बेसिक ब्रीफ आप आइडिया दे सकते हो। देन मैम ने अपना उन मेंबर वन को कहा, तो हमें इनके नाम नहीं पता होते हैं ना, हम लोग सिर्फ मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री लिख देते हैं ऐसे ही। तो तो मैम ने मेंबर वन से कहा कि आप पूछिए अब। तो मैम ने पूछा कि, और फिर अगली मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि नैनो पार्टिकल्स क्यों पूछा उन्होंने, नैनो पार्टिकल्स रोल्स इन जीएसआई, क्योंकि मेरे मास्टर प्रोजेक्ट नैनो केमिस्ट्री में था, इसलिए मुझसे पूछा। अगर मेरे में नहीं होता तो नहीं पूछते वो, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने पूछा कि नैनो पार्टिकल्स का जीएसआई में क्या क्या रोल है। तो मैंने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बताया, मिनरल्स के बारे में बताया, कैसे मतलब ये नैनो पार्टिकल्स की थीम में और हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में था। हाउ वी डंप रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा बेसिकली कि रेडियो, देखिए आप देखो, आप हमेशा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो। बट उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा कि न्यूक्लियर वेस्ट को आप डंप कैसे करोगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप कैसे करोगे। तो ये आपका अप्लाइड नॉलेज है। अगर आप थोड़ा अलग तरीके से सोचोगे तो आप ये सोचना ब्लैंक पड़ जाओगे, या अगर क्योंकि आप सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो आप यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो आपका फिर कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से ही इन सब चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा पता था कैसे क्या करना है। तो मैं अप्लाइड चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। तो मैंने बताया उनको कि सर मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता है कैसे वेस्ट करते हैं, बट मैंने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें हम बिलो द सी लेवल, मतलब समुद्र के नीचे काफ़ी डेप्थ में जा करके हम उसको लेड के बॉक्स में न्यूक्लियर वेस्ट को डंप कर देते हैं। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, हाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा क्योंकि मैंने देखी थी डॉक्यूमेंट्रीज, तो मुझे आइडिया था, बट मैंने कहीं डायरेक्टली पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला कि सर मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, बट मुझे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। तो उनको लगा कि हाँ ये ऑनेस्टली जवाब दे रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद पूछा था मरीन रोल जीएसआई, मतलब कैसे जीएसआई का काम मरीन में है, मरीन मतलब ओशियन में है। तो वही पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स वाला उस टाइम पे चल रहा था बहुत अच्छे प्रोमिनेंटली न्यूज में, और अभी भी चल रहा है। समुद्रयान, मत्स्य मिशन, और जो केमिकल्स एक्सप्लोर करते हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोर करते हैं, जीएसआई के मिनरल्स एक्सप्लोर करते हैं सी बेड में, उससे रिलेटेड उनका क्वेश्चन था। फिर उन्होंने पूछा वाटर पॉलीमेटाइल नोड्यूल्स और कैसे बनते हैं। तो बेसिकली ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो बता दोगे कि कैसे आपकी जो अंदर रॉक्स की वेदरिंग होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स की, और कैसे फिर धीरे धीरे जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो करके सी बेड में जा करके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में आपका पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बना देते हैं। उसके अंदर मैग्नीज, रे, आयरन, ये सब वगैरह मेटल्स होती हैं। फिर उन्होंने पॉल्यूशन के बारे में पूछा, मरीन पॉल्यूशन के बारे में कैसे होता है। तो बेसिकली आप इसे बता सकते हो, जनरल क्वेश्चन है ये। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ओशियन ओशियन में ज्यादा ही जा रहा था, तो फिर उन्होंने पूछा सैलिनिटी, ओशियन की सैलिनिटी क्यों, क्या कितनी होती है, हाउ मच होती है। अब मैंने इसको कहीं तो पढ़ा ही था कि 33 पीपीटी होती है, पार्ट्स पर थाउजेंड। तो मैंने उस टाइम बोला कि सर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, अगर आप कहें तो आई थिंक 33 के आसपास होती है, मैंने ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा राइट ऐसी ही होती है। मतलब मेरी जो मेरी सबकॉन्शियस नॉलेज है काम आ रही थी कहीं ना कहीं।
फिर उन्होंने पूछा कौन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको पता होगा ना कि सॉल्ट्स हमारे ओशियंस में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और भी बहुत ढेर सारे होते हैं, NaCl KCl वगैरह। और रिवर्स में सॉल्ट्स कम होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा, कैसे ग्रीन हाउस गैसें सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड देन मतलब ये हाउ CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्होंने फिर मुझसे ना बहुत डेप्थ में पूछा केमिस्ट्री में। CO2 के मतलब बेसिकली ऑब्जॉर्ब, मतलब उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको लिंक कर दिया था कि जैसे CO2 में होता है ना सिमेट्रिक स्ट्रेच एसिमेट्रिक स्ट्रेच। तो और इसमें कौन से IR एक्टिव होंगे, कौन से IR एक्टिव नहीं होंगे, ये फॉलो अप क्वेश्चन में काफी सारे पूछे थे उन्होंने। तो ये बेसिकली यहाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही था। तो क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसमें IR होता है, उसमें जो आता है वो अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट होती है। फिर अदर कौन कौन सी गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, ये सारे आपके टेक्निकल क्वेश्चन है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेसिकली कार्बन को एब्जॉर्ब करना। जैसे ओशियन में एब्जॉर्ब करना है तो आपको फर्टिगेशन करना होगा, या आपको क्लाउड वाइटनिंग करनी पड़ेगी, या आपको आर्टिफिशियल वोल्केनो बनाने पड़ेंगे। ये बेसिकली जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है आपका, ये जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं आपके सारे। क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तो हम थोड़ा बहुत जियोलॉजी भी पढ़ के जाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है वो जियो साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे ये वाले। तो ये मैंने उनको बताया था। फिर उन्होंने पूछा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें बता दी थी कि जियो इंजीनियरिंग मॉडल्स के 3-4 एग्जाम्पल बता दिए थे। फिर उन्होंने पूछा था कि CaCO3 प्रेसिपिटेट वाटर में कैसे होता है। तो बेसिकली आप उसको साल्ट हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन वी प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। तो ये मतलब ये अप्लाइड क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने बताया, बाकी फिर सॉरी कह दिया सर मुझे नहीं आ रहा है ऐसे कुछ। और फिर हाउ नैनो पार्टिकल्स क्रिएट रिन्यूएबल एनर्जी, आप देख रहे हो मेरे फिर से नैनो पार्टिकल आ गया। क्यों आया, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे नैनो केमिस्ट्री पे था। नहीं तो नहीं पूछते वो। तो मैंने उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। मेरे प्रोजेक्ट का बेसिकली काम ही यही था कि कैसे मतलब हम लोग एक ऐसे कैटलिस्ट को डेवलप करें, और जो आपके कैटलिस्ट को डेवलप करें जो आपके कार्बन को एब्जॉर्ब कर, जो आपके जो कार्बन से बना हुआ कैटलिस्ट और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन वेपर जनरेट करेगा, और उससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेपर से हम टरबाइन चलाएं या जो भी करें उस बेसिस पे। फिर उन्होंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा था, FTIR और इस सब के बारे में पूछा था मुझे याद है। और पॉलीमोडल नूडल्स के बारे में फिर से पूछा था। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया था मुझसे, मेरे साथ। फिर पूछा था कि कंडीशंस इनसाइड सी फॉर फॉर्मेशन ऑफ नूडल्स, वही पूछा था कि पॉलीमोडल नूडल्स कैसे बनते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली ब्रीफ क्वेश्चंस थे, 20 से 22 क्वेश्चन। ये मेरा इंटरव्यू मेरा बेस्ट इंटरव्यू था तीनों इंटरव्यूज के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब बहुत अप्लाइड थे और मैंने उनका इनोवेटिवली आंसर दिया था। दैट्स वाई मेरे मार्क्स देखोगे तो 140 हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था मेरा। आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। हालांकि उस बार मेरे कुछ कुछ मेंस वगैरह में कम मार्क्स तो नहीं हुआ। तो बेसिकली जो की टेक अवे है मेरा इस इंटरव्यू से ये था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे कम पूछे जाएंगे। वो आपका टेम्परामेंट और आपकी कितनी नॉलेज है केमिस्ट्री की वो जानना चेक करेंगे, और आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हो क्वेश्चंस को वो। तो और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस ना गो विद द फ्लो होते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा उनका फॉलो अप दिया, फिर फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, फिर ये चला, फिर आप कुछ फंस जाओगे तो फिर आप बोलोगे सॉरी, फिर नया क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये है मेरा 2023 का है क्वेश्चन, 2023 का इंटरव्यू है। ये हुआ था मेरा अ, ये हुआ था दिसंबर 2023 में। यस, ये जो इंटरव्यू हुआ था दिसंबर 2023 में हुआ था। ये जनवरी 2023 में था, ये दिसंबर 2023 में था। इस इंटरव्यू में क्या हुआ था मेरा कि 10 या 12 दिसंबर का, 5 या 6 दिसंबर के आसपास का है मुझे लगता है। ठीक है, होप से बोलिए। तो इन्होंने ये बोर्ड था प्रीति सुदान मैम का। अब इस इंटरव्यू में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। क्यों, इसके पीछे की वजह ये थी कि अ, इस इंटरव्यू में 5 दिन पहले तक, 5 डेज आई डिडेंट डिसाइड कि मुझे मतलब ये इंटरव्यू देना है, क्योंकि मेरा रिजर्व लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, एंड देन समवेयर कुछ कुछ इश्यूज हुए थे और वो रिजल्ट कैंसिल हो गया था। तो देन फिर ये इंटरव्यू मुझे देना पड़ा। प्री मेंस क्योंकि मैंने निकाला था, तो मुझे 5 दिन पहले आई डिसाइडेड कि मुझे इंटरव्यू देना है। तो देन आई गेव द इंटरव्यू, बहुत वेरी लेस प्रिपरेशन। बट कॉन्फिडेंस मेरा हाई था, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरव्यू में मैं कुछ ना कुछ जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कर सकता हूँ।
तो देन आई गेव माई इंटरव्यू। तो उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था। आई वॉज जॉब लेक्चरर एंड केमिस्ट्री लेक्चरर इन कॉलेज उत्तर प्रदेश गोरखपुर। एंड मतलब आफ्टर माई फर्स्ट इंटरव्यू आई वॉज सेलेक्टेड एंड आई ज्वाइंड माई जॉब। तो उसके बाद मैं जॉब कर ही रहा था। तो आप बेसिकली बताते हो ना बैकग्राउंड। तो उन्होंने फिर चेयरपर्सन मैम ने पूछ, चेयर ये मैम थी हमारी प्रीति सुदान मैम। उन्होंने पूछा कि वाई यू वांट टू क्विट योर जॉब करंट जॉब एंड वाई जीएसआई। तो मैंने उनको बताया कि ये मेरी जॉब में मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ एंड जीएसआई मुझे ये अपॉर्चुनिटी देगा। दैट्स वाई आई एम हेयर टू डू दिस वर्क। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको ये नहीं कि अपनी करंट जॉब की बुराई बताने लग जाओ। बुराई हो सकता है, होंगी, हर जॉब में होती हैं। बट आपको बताना है कि मुझे ये जॉब वहां से मैं सीख रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं इन एरियाज में और अच्छे से इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला था मैं टीचिंग में जॉब लूँ, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्लाइड जो ग्राउंड में वर्क होता है उस पर काम करना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई ज्वाइंट जीएसआई, दैट्स वाई आई वांट टू ज्वाइन जीएसआई। फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। एंड फिर ये वाला जो फिर मेंबर वन ने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू वी डू सॉइल एनालिसिस, हाउ वी कलेक्ट द सैंपल, व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चेक द सॉइल, व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यूनिट ऑफ दिस, हाउ आयंस प्ले रोल इन द प्लांट प्रोसेस साइकिल। एंड प्लांट मतलब बेसिकली पौधों वाले प्लांट की साइकिल की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम एंड सोडियम वगैरह जो होते हैं, क्लोरोफिल एंड वो वाले। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज थ्री पॉइंट कैलिब्रेशन। तो आप देखोगे ये सारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे इनमें मैं ब्लैंक हो गया था, मुझे याद है अभी भी। ये रैपिड फायर टाइप से चल रहा था। रैपिड फायर मीन्स एक क्वेश्चन पूछा, नहीं आता अगला, नहीं आता तो अगला, नहीं आता अगला, मतलब थ्रो, मतलब ये आप देखो यहाँ 21 क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, यहाँ 22 क्वेश्चन पूछे गए। ये मेरा इंटरव्यू चला था 30 मिनट्स के अप्रॉक्स, और ये मेरा इंटरव्यू चला था 15 मिनट के अप्रॉक्स। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस मुझसे बने, कुछ कुछ मैंने बताए थे, जैसे सॉइल वाला मैंने बताया था सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। सॉइल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका पीएच आपको टेस्ट करना है, एसिडिटी टेस्ट करनी है, बेसिसिटी टेस्ट करनी है, आपको सॉइल की पोरसनेस कितनी है, उसमें पोरस कितनी है सॉइल की नहीं है, और उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, ये सब बेसिकली मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट है सब चेक करते हो। और ये बेसिकली जो जो क्वेश्चंस हैं, मुझसे कुछ बने थे क्वेश्चंस, कुछ नहीं भी बने थे। फिर अगले मेंबर के पास गया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ जोशी मठ क्रैक। उस टाइम पे जोशी मठ में क्रैक हो रहे थे, दैट्स वाई क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे मैंने इसको अच्छे से जवाब दिया था कि ग्राउंड में ये चीज़ें हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है, इस वजह से क्रैकिंग आ रही है, नीचे की लैंड सब्सिस्टेंस हो रहा है। लैंड सब्सिस्टेंस बेसिकली हुआ था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि नीचे पे अभी भी आप इसका जियोलॉजिकल रीजन ढूंढो आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द पैरामीटर्स वी सी इन वाटर क्वालिटी, बेसिकली आपका वाटर क्वेश्चन आ गया, कितने परसेंट आपका फ्लोराइड होना चाहिए, उसका पीएच क्या होना चाहिए, पीने के पानी की लिमिट कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के बारे में। तो आगे पूछा भी उन्होंने कि व्हाट कॉजेज हार्डनेस, तो वही हार्डनेस का फॉलोअप क्वेश्चन था। हाउ टू रिजेक्ट एक्सट्रीम डेटा, अगेन ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आपको 4-5 डेटा मिले, तो आपने मेंस में पढ़ा होगा क्यू टेस्ट टी टेस्ट, इसके बेसिस पे आप डेटा को रिजेक्ट कर देते हो। व्हाट कॉजेज हार्डनेस, व्हाट हाउ वी मेक रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल। आई थिंक वो सॉइल पे ज़्यादा उनके क्वेश्चंस थे उस दिन। एंड वाई सोडियम सॉल्ट्स डू नॉट कॉज इट, मतलब हार्डनेस जो है सोडियम सॉल्ट की वजह से क्यों नहीं होती। व्हाट इज परमिसिबल लिमिट एंड एक्सेप्टेबल लिमिट, दो तरह की लिमिट होती है ना, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा होती है, मैंने इसको उल्टा करके बता दिया था, मुझे याद है अभी भी। हार्डनेस में भी मैं उसमें हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस में भी परमानेंट हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस, दो तरह की होती है। इसमें डिटेल में मुझसे पूछा था, काफ़ी लंबा गया था ये सेशन। फिर मेंबर 3 ने प्योर फिजिकल केमिस्ट्री पूछा था। विच उन्होंने पूछा विच टॉपिक वी शुड आस्क, मतलब उन्होंने खुद कहा कि कोई एक टॉपिक बताओ जिससे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं। इंग्लिश में ही था पूरा इंटरव्यू, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। तो मैंने आई सेट की सर केमिकल, आई एम कंफर्टेबल इन ऑल, बट केमिकल काइनेटिक्स ओके। देन फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज मोलिकुलरिटी, हाउ एक्टिवेशन एनर्जी वेरीज। तो बेसिकली केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्वेश्चन है। इनमें से कुछ कुछ के मैंने जवाब दे दिए थे अच्छे से, कुछ के सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाया था। तो ओवरऑल इट वाज लाइक throwing questions and moving forward fastly from their end। ये मैंने खुद लिखा अपना फीडबैक आफ्टर द इंटरव्यू। मैं हमेशा इंटरव्यू के बाद अपना फीडबैक भी लिख देता था कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल गो विद द फ्लो, स्मॉल क्वेश्चंस आई एम नॉट रिकॉलिंग। तो ये रैपिड फायर ही चल रहा था। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था। जब मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ मुझे लगा कि बहुत बेकार इंटरव्यू गया है, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, तो ये वाला उससे रिलेटिवली अच्छा नहीं गया था। तो मेरे मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस भी हो गए थे 132। बट अभी आप आगे सोचोगे कि इसके और कम हुए तो मतलब और खराब गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद 2023। आप इसे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो।
फिर अब मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था 2024 में, इसकी डेट है 9/12/2024। आई वॉज ऑलरेडी इन द जॉब, मुझे जॉब करते करते 2 साल हो चुके थे। एंड दिनेश दासा सर का बोर्ड था, तो उन्होंने क्वेश्चन वापस से पूछा कि वाई यू वांट टू लीव योर जॉब। अब क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस से तो क्वेश्चन आना था, मुझे पता है, मैंने इसका अच्छे से जवाब दिया। एंड वाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एज ए प्रायोरिटी, मतलब हम लोग बेसिकली 2 सीटें, 2 टाइप की जॉब्स होती हैं, एक जीएसआई केमिस्ट की और एक होती है साइंटिस्ट बी केमिकल, साइंटिस्ट बी केमिकल। तो एन आई चूज केमिक साइंटिस्ट बी केमिकल ओवर जीएसआई। ऐसा मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली बेटर होती हैं कंपेयर टू जीएसआई। देन आई थॉट दिस, बट आपका अपना ओपिनियन है, आप किसको चूज करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, अपने मेंटोर से डिस्कस करिए, देन डिसाइड करिए कि आपको क्या लेना है, मतलब क्या अप्लाई करना है। तो ऐसा फीडबैक ये है कि रिलेटिवली साइंटिस्ट बी में थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, मैंने बता दिया ये। देन उन्होंने पूछा टोटल वाटर रिसोर्स, यूजेबल वाटर ऑफ इट, पर कैपिटा वाटर, हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल, मतलब कि बेसिकली टोटल वाटर रिसोर्स हमारे कंट्री में कितना है, इसमें से कितना यूज होता है, कितना वेस्ट हो जाता है। पर कैपिटा वाटर 1947 में कितना था, 247 में कितना होगा। तो मेरे जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा था, इनमें कुछ कुछ चीज़ें बता रहा था कि सर मुझे इतना तो अच्छे से याद नहीं है। इसको तो मैंने एकदम कंप्लीटली बोला, सर मुझे भी नहीं पता। ये बता दिया था टोटल वाटर रिसोर्स, मैं पढ़ के गया था, ये फैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ के गया था। देन फिर उन्होंने पूछा था कि इसको वाटर को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो वही बेसिकली आपको पता है कि आप मतलब फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में अच्छे से यूज करो, इरिगेशन मेथड्स को इम्प्रूव करो, ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करो, और जितनी भी अच्छी अच्छी गुड क्वालिटी प्रैक्टिसेस हैं वाटर को कंजर्व करने की, उसको फॉलो करो। उन्होंने पूछा कोई स्कीम बता सकते हो आप, तो मैंने बताई थी दो स्कीम, जो जल जीवन मिशन और जो चल रही थी गवर्नमेंट की, पीएम कृषि सिंचाई योजना, एक दो बता दी थी जो मुझे आती थी। वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी होती है, शुगर केन, राइस। ये बेसिकली जनरल क्वेश्चंस थे, ये केमिस्ट्री की जनरल केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज है, ये केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे इसको। तो क्योंकि ये चेयरपर्सन है, तो उन्हें जनरल क्वेश्चन ही पूछा। तो मैं काफी उस दिन खास बात ये थी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जो नहीं आता था सॉफ्टली बोला, सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, आई एम नॉट एबल टू। देखिए, ना बोलने के क्वेश्चन, अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसके कीवर्ड्स होते हैं, आप बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। आप ये बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू, आई डू नॉट नो अबाउट दिस सर, आई एम नॉट रिकॉलिंग, या आई एम नॉट अवेयर विद दिस, आई एम नॉट अवेयर लिख सब बोल सकते हो आप। या मतलब बदल बदल के 3-4 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। बार बार आप ये बोलोगे नॉट एबल टू रिकॉल, नॉट एबल टू रिकॉल, तो मोनोटोनस हो जाएगा। या आप बोलो कि सर आई नो दिस मच ऑफ दिस, बट आई एम नॉट फुली श्योर, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे मैं मान लो इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करता, तो मैं बोल देता कि सर मुझे ये नहीं पता कि 1947 टू 47 कितना पर कैपिटा था, बट मुझे अभी पता है कि सर इतना है। तो आप इस तरह भी बोल सकते हो। या वाटर इंटेंसिव क्रॉप, सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे राइस एंड एज फॉर एज आई एम रिकॉलिंग, राइस एंड शुगर केन आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एंड अदर आई एम नॉट सर एबल टू रिकॉल, ऐसे बोल सकते हो आप। थोड़ा बता दो, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। देन फिर मेंबर वन ने पूछा कार्बोनिल आई आर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, वही आपका CO और CONH2, बेसिकली किसकी ज़्यादा होगी क्यों कम होगी, प्योर केमिस्ट्री। स्ट्रेन इफेक्ट, वो जो होता है ना आपका स्ट्रेन इफेक्ट, ऐसे ये वाला पूछा था उन्होंने, किसमें IR फ्रिक्वेंसी न्यू ज़्यादा होगा कम होगा क्यों होगा। फॉस्फोरोसेंस फ्लोरोसेंस, जेबलॉन्स की डायग्राम बनवा दिया था मुझसे वहाँ पे। डायग्राम मतलब बेसिकली कॉपी, एक पेन पेंसिल देते हैं, उसमें आप बना सकते हो, डायग्राम बना दिया था। फर्मी रेजोनेंस बता दिया था। तो केमिस्ट्री सॉर्टेड थी, जितना पूछा बता दिया। फिर दूसरे मेंबर ने पूछा था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, तो ये बता दिया था। उनको कैसे बनाते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने बता दिया। क्या हम उनको स्टार्च से बना सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था, मैंने सॉरी बोल दिया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पूछा था, कैसे आयन फ्रेगमेंटेशन होता है, देन फिर मॉलिक्यूलर आयन बनता है, देन फिर डिटेक्शन होता है, देन रिकॉर्डिंग एंड वट एवर दिस। DDT के बारे में पूछा, DDT बेसिकली एक केमिकल है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से इसको लिंक कर दिया था उन्होंने। देन फिर सॉरी, देन फिर थर्ड मेंबर ने बस इंटरव्यूज पूछना शुरू किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में बताओ। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताओ, मुझे याद नहीं थी, मैंने बोला सॉरी सर आई एम नॉट रिकॉलिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में नहीं पता था, सॉरी सर नॉट रिकॉलिंग। नाइट्रोजन नाइट्रेट कंटेमिनेशन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताया था, कि कोई एंजाइम होते हैं एजोबैक्टर नाइट्रोसोमोनोस, ऐसे कुछ कुछ बताया था, हल्का फुल्का मुझे याद था, तो मैंने बता दिया था। फिर मेरे MSc प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, और सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय जॉब, मेरे जॉब के बारे में पूछा था कि क्या पढ़ाते हो आप जॉब में, क्या 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 मतलब सब्जेक्ट्स हैं, और मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस था पर्सनल। तो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत नाइस था, क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और मेरा कॉन्फिडेंस मेरे आंसर्स में झलक रहा था।
तो लास्ट में मुझे अभी भी याद है, चेयरपर्सन सर ने मुझसे पूछा लास्ट में कि सागर यू आर लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, इज दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू? मैंने कहा नो सर दिस इज, और उस दिन मैंने बोला सर नो दिस इज नॉट माई, दिस इज माई सर थर्ड इंटरव्यू एंड मोस्ट प्रोबेबली माई लास्ट इंटरव्यू। क्योंकि मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया था कि 3 इंटरव्यू हो गए हैं, अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, अब बहुत है, दैट्स इनफ। बाकी मैं जॉब तो कर ही रहा था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद दिस ऑल्सो। तो मैंने लास्ट में पता नहीं कैसे बोल दिया कि दिस इज माई सर मोस्ट प्रोबेबली दिस इज माई लास्ट इंटरव्यू एंड, और उनका रिमार्क भी मुझे याद अच्छे से। देन उन्होंने देन इंटरव्यू में उन्होंने सर ने कहा कि वी ऑल्सो थिंक दैट इट शुड बी योर लास्ट इंटरव्यू, वी होप सो, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, वी होप सो इट शुड बी योर लास्ट, ऐसे उन्होंने बोला था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज, माई फेस वॉज स्माइलिंग आफ्टर मैं रूम से बाहर निकला एंड दैट वॉज माई दैट दिस डे। एंड उसके बाद फिर आप, ये मेरे तीनों इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट हैं, आप इनको देख सकते हो, जो जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे आप उनको, उनसे हेल्प ले सकते हो। और ये मेरे रहे मार्क्स। इसमें आप देखोगे कि मैं इस वाले इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया था, 140 मार्क्स थे। मेरा बहुत खराब गया था, इन तीनों में सबसे खराब ये गया था, 132 मार्क्स। ये मेरा रिलेटिवली इससे बेटर था और इससे कम बेटर था, तो इसमें मुझे 125 मार्क्स मिले। तो इट्स कोई कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि आपका कब अच्छे मार्क्स मिलेंगे कब खराब मार्क्स मिलेंगे, बट हाँ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिसेंट है, तो 120 आप जरूर ला सकते हो, ये आई कैन से श्योर। तो टारगेट फॉर 120, देन क्योंकि आप एक्सपेक्ट 140 करोगे तो पॉसिबल नहीं है ना कि मिल ही जाए, तो 120 इज गुड डिसेंट अचीव, जो अचीव किया जा सकता है। एंड ये इंटरव्यू के बारे में हो गया। अब हम आते हैं इंटरव्यू के अगले स्टेज पे कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ तक आपको काफ़ी एक ब्रीफ ब्रीफ तो मैं कहूँगा ब्रीफ आइडिया मिल चुका होगा इंटरव्यू में होता क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू जाता है। तो पहले आपको करना है प्रिपरेशन अपने डेफ की। जब आप फॉर्म भरते हो ना प्री का, तो इस बार आपने बहुत सारी अपनी बेसिक डिटेल्स दी होंगी, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको मोरलेस वही सारी डिटेल्स आपके डेफ में आएंगी। तो उसमें क्या होता है, आपका करंट जॉब होता है, प्रीवियस जॉब, उस डेफ में भी जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एरिया से पूछे जाते हैं कि आपकी करंट जॉब कौन सी है, प्रीवियस कोई हो तो एमएससी प्रोजेक्ट क्या था आपका, कोई R&D एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं है आपका, एमएससी कॉलेज कौन सा था आपका, हॉबीज कोई है आपकी कि नहीं है, अचीवमेंट आपका क्या रहा। कुछ बच्चों से पूछते हैं, मुझसे हॉबीज कभी नहीं पूछी, अचीवमेंट मुझसे कभी नहीं पूछा। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट पूछ सकते हैं, जैसे इस बार उन्होंने यूपी के वाटर के बारे में मुझसे पूछा था। और करंट इवेंट जैसे आपने देखा कि जैसे एक बार मुझसे कोरोना के टाइम पे उससे पूछा था, सैनिटाइजर वाला पूछ लिया था। देन जोशी मठ के बारे में पूछ लिया था। देन डिपेंड करता है वो क्या क्या पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अगर न्यूज में है तो। अदर पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम डेफ, तो जो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस आप डेफ पढ़ो और आप डिसाइड करो क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। तो उस बेसिस पे आपको, जैसे मेरे मेरे डेफ में लिखा था ना, जैसे आप सोच रहे हो कि नैनो केमिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, तो मैंने उसमें अपने डेफ में लिख रखा है ना कि मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट है, मैं नैनो केमिस्ट्री पे था, तो इस वजह से मुझसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए। अगला स्टेज होगा आपका बेसिक जियोलॉजी, आपको पढ़नी पड़ेगी। बेसिक जियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, 11th क्लास की एक ज्योग्राफी की बुक है, उसमें स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें लिखा है हाउ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, बिग बैंग थ्योरी, कितने टाइप का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक, मैग्मा, ग्रेनाइट, लावा, बेसॉल्ट, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक 2 3 3 लाइन 4 4 लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनके चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। लाइफ ओरिजिन इन लाइफ इन अर्थ, केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, ये सब बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। एलॉयज आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेटलर्जी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये आपको अच्छे से इसके बारे में रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है आपका वाटर केमिस्ट्री। वाटर केमिस्ट्री मतलब हार्डनेस क्या होती है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, वाटर सैंपल की टेस्टिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से कंटेमिनेशन है, आर्सेनिक, मरकरी, लेड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इनकी लिमिट क्या होती है, 1 ppm, 1 ppb, 10 ppm, जो भी है आपको वाटर की जो टेबल होती है इंडियन स्टैंडर्ड टेबल, उससे आपको याद करने होंगे। कुछ कुछ इंडिकेटर याद कर लो, पॉल्यूशन के फैक्टर्स याद कर लो, वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, कौन कौन से मतलब गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। डिटेक्स, यहाँ पे डिटेक्शन मेथड लिखा है ना, तो उसकी डिटेक्शन ही पूछ सकते हैं कि आप मरकरी को कैसे डिटेक्ट करोगे, कौन सी एनालिटिकल मेथड यूज करोगे। पीएच के बारे में जैसे पूछा मान लो, तो पीएच से रिलेटेड आप टेक्निकल चीजें पूछ सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं आपसे कि पीएच में कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पीएच नेगेटिव क्यों नहीं होता, या पीएच क्या 20 हो सकता है, या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जितने भी पॉसिबल हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है, ठीक है। फिर उनका एक अगला डायमेंशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपने पेपर 3 के जो पार्ट ए में जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। वही आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, फ्लेम एमिशन हो गया, प्लाज्मा मेथड हो गया, और जितने भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिटिकल आपने पढ़ रखा है वो सब आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा।
फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पूछते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, फोटो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी वही मेटलर्जी और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत कम पूछते हैं, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम रोल होता है ऑर्गेनिक का। मेजर पोर्शन ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली इंटरव्यू का एनालिटिकल, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ही जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आपको बता ही दिया। और अप्लाइड, मतलब उसमें क्वेश्चन ना आपसे ये नहीं पूछेगा कि एनएमआर क्या है, वो पूछ लेगा एनएमआर क्या है, बट उसका सर ये भी पूछेंगे कि 13C एनएमआर और 1H एनएमआर कंपेयर करो, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, या किसमें पीक, ये पीक स्प्लिटिंग क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। जो कोर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है ना, वो वहाँ पूछे जाते हैं। आईआर में लाइंस क्यों शो हो रही हैं, एमिटेंस एब्जॉर्बेंस क्या है, एमिटेंस एमिटेंस के बारे में बताओ, और पीक के बारे में बताओ, ब्रॉड एरिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्मी रेजोनेंस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने मुझे भी याद आ पा रहे हैं, आप ब्रॉडली थिंक करोगे ना, वन लाइनर, टू लाइनर, वो ही आपसे पैराग्राफ नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपने पूरा पैराग्राफ बताओ। बेसिकली जो कोर आंसर है वो उसको एक्सपेक्ट करते हैं। जो आप थिंक करोगे, क्यों आयंस मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं, नहीं होते हैं, स्पिन स्टेट क्या होती है, वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से उनको। तो ये आपके यहाँ पे जो कोर बुक्स हैं, आपके यहाँ कोर नॉलेज को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपने मेंस के टाइम रिवाइज किया वही आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, बट शॉर्टर फॉर्म। मेंस में आपको एक पेज लिखना है, इंटरव्यू में आपको 2 लाइनें बतानी है। तो यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंस ना। फिर अलग क्वेश्चन से एक डायमेंशन खुलती है कि जीएसआई के कौन कौन से रोल हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के क्या क्या रोल हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट भी काम करते हैं, जीएसआई में कितने तरह के काम होते हैं, मिनरल एनालिसिस, और भी जियो मरीन सर्वे, सर्वे कैसे करते हैं जियोलॉजी वाले या जीएसआई वाले, वाटर के बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। आप गूगल का यूज करो और इनकी वेबसाइट सर्च करो, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में। फिर प्रैक्टिकल एंड डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज ओवर सुपरफेशियल एंड मकडअप आंसर। उन्हें मकडअप आंसर नहीं चाहिए। आप उनको भले ही बोलो सॉरी सर मुझे नहीं पता, बट आपको जो बताना है वो आपको डेप्थ आंसर में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए और वो लॉजिकल होना चाहिए। आप खुद में ही कंफ्यूज हो तो आप मत बताओ उस आंसर को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली वही पॉल्यूशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मेरे साथ तो पूछे ही गए खैर। और एनी जनरल डे टू डे केमिस्ट्री कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, मतलब मान लो सोप केमिस्ट्री, सोप सरफेस टेंशन, या जो भी उनके दिमाग में होगा पूछ सकते हैं आप। ये ओपन रखो इस फील्ड को। तो जब भी कहीं कोई चीज देखो तो आप उसको आसपास की चीजों को केमिस्ट्री से लिंक करने की सोचो। जैसे इन सर ने पूछा था यहाँ पे मुझे कि यहाँ पे आप देखो पूछा है ना कि व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग यही था कि आप वाटर को कैसे जैसे मतलब उनका एक मन था कि एक एयर से भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्ट की जा रही है, एक रिसर्च चल रही थी यूएस में। तो उससे बारे में जानना चाह रहे थे। थोड़ा बहुत मुझे पता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ आइडिया था, मैंने बताया था। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप पेपर 11 12 की देख लेना, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसका मगअप नहीं करना है। और स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी लो। आज तक मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड मेरे फ्रेंड से भी कभी नहीं पूछा गया, तो क्योंकि वो ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट भी नहीं होते, तो बहुत चांस कम है उसके पूछे जाने का। बट हाँ, बेसिक ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है पेपर में मेंस के टाइम पे, तो अगर आप उतनी ही नॉलेज लेके जाओगे तो दैट इज मोर देन इनफ। हो सकता है आपसे पूछ लें कलाइजन, मतलब बेसिकली कोई नेम रिएक्शन पूछ लें या कोई मैकेनिज्म पूछ लें, तो बेसिकली आपने मेंस के सिलेबस से कवर कर रखा होगा या प्री में भी, तो दैट इज इनफ, उसी को रिवाइज कर लेना आप। ये मेरी कुछ ये 10 11 डायमेंशंस थे, आपको कैसे तैयार करना है, किन किन एरियाज में आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है। अब आप कैसे तैयारी करोगे, अब इस पे आते हैं। हाउ टू तैयारी। कलेक्ट प्रीवियस ईयर, कलेक्ट प्रीवियस ईयर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स। मतलब जैसे ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं 3, इस तरह बहुत सारे टॉपर्स या बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेज रखी हैं। कुछ कुछ व्हाट्सएप में भी ग्रुप है केमिस्ट्री के जो इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करते हैं, कुछ कुछ टेलीग्राम में भी करते हैं। तो आपको वहां से वो मिल जाएगी। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट ग्रुप है टेलीग्राम में, उसमें आपको मिल जाएंगी। या कुछ कुछ और केमिस्ट्री ग्रुप्स हैं मुझे पता है, उनमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन सारा। तो आपको क्या करना है, 2 3 साल के इनफ होंगे। आप उन सारी ट्रांसक्रिप्ट को कंपाइल कर लो, अपने पास देख लो। फिर उनके ना नोट्स बना लो। नोट्स मतलब बेसिकली जैसे क्वेश्चंस मैंने बताया ना यहाँ पे आपको कि हाउ वी डू सॉइल एनालिसिस। तो सॉइल एनालिसिस आप सर्च करो, एक पेज में उसके नोट्स बना लो। सॉइल एनालिसिस में हम ये करते हैं, ये करते हैं, इसके पीछे की वजह ये है। या मैंने मान लो पूछा कि जो सीमट वाला इरेलीवेंट है क्योंकि दोबारा नहीं पूछा जाएगा, बट हार्डनेस पूछा जा सकता है ना। तो हार्डनेस, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैसे हार्डनेस को दूर करते हैं, कौन सा मेथड कैल्गन मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, कि कौन सा कैटायन होता है, कौन सा आयन एक्सचेंजर होता है। बेसिकली उसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लो।
जो पूछा गया है उसको तो पढ़ ही लो कम से कम, जैसे रेट लॉ, मोलिकुलरिटी, इनके आप नोट्स बना लो अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको ये काम करना है, धीरे धीरे आपके खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आप अपने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को सॉल्व करोगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। दूसरा क्या है, डिस्कस दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस विद फ्रेंड्स। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन एक पेज में लिख लिया सारा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का, या कोई भी, कि एलिमेंट कैसे फॉर्म हुए, सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो आप उसको खुद से बोलो कि सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्या क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन द सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस, हाउ बिग बैंग हैपेंड, हाउ होल मास कोलैप्स्ड इन अ सिंगल सिंगुलैरिटी, देन एक्सपेंशन हैपेंड 13 बिलियन ईयर्स अगो, एंड दिस ऐसे करके आप डिस्कस भी कर सकते हो। तभी आपका कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। और वन टू वन डिस्कशन, पीयर ग्रुप, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आई विल से द डिफरेंस। मुझे अभी भी याद है 2022 में, जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, तो 2021 के रैंकर हैं, शैलेश माचरा सर हैं, उनका 2021 में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, अभी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, एंड अभी भी एक ग्रुप शायद चल रहा है ये वाला, उन्होंने एक जियो साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया था। तो उस ग्रुप में हम लोग, क्योंकि उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, मतलब इंटरव्यू के लिए अप्लाई होने वाला था, तो उन्होंने कुछ कुछ मॉक इंटरव्यू करवाए थे, एक दो मॉक करवाए थे। तो उससे क्या हुआ था कि वो काफी हम लोगों को गाइड कर दिया कि देखो कैसे तैयारी करनी, कैसे बोलना है। बेसिकली उनका फोकस ये था कि कैसे, वो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई हम लोग, कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। नॉलेज तो हमारे पास थी, बट हाउ टू प्रेजेंट इन द इंटरव्यू, वो मैटर करता है ना। क्योंकि जैसे आप भी मेंस लिख के आओ, बगल वाले मेंस लिख के आए, मोस्टली नॉलेज दोनों के पास सेम है, पर इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ कि उसको 100 मार्क्स मिले हैं, आपको 140 मिल गए। तो डिफरेंस वहीं आ जाता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, और थोड़ा बहुत मेजर पोर्शन लक का भी होता है कि आपका दिन कैसा गया उस दिन। तो शैलेश सर ने एक ग्रुप बनाया था। अ, उससे क्या हुआ कि हम तीन चार फ्रेंड्स आपस में लिंक हो गए थे, मतलब लिंक इन द सेंस कि उस ग्रुप में मुझे अभी भी याद है, सिद्धार्थ जैन, अ, केशव केशव करके भी एक थे, और मैं भी था, सागर, और एक रमनीत, राइट। तो हम तीन चार लोगों का सर ने एक स्लॉट लिया था, मतलब ग्रुप में एक वो हुआ था मॉक इंटरव्यू। तो हम चारों लोग आपस में लूप में कनेक्ट हो गए थे, मोर और लेस कनेक्ट संभव, मतलब हम चारों तो नहीं, बट मैं सिद्धार्थ एंड रमनीत से कांटेक्ट में था। तो हुआ क्या कि सर ने तो एक बार इंटरव्यू हम लोग का मौका लिया, बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और रमनीत ने, हम लोगों ने, फ्रेंड दोनों ने मिलके, हम लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे, वन टू वन, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे हम लोग, मैंने अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप खोला, हम लोगों ने गूगल मीटिंग ऑन कर ली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम एक से लेकर के, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये ब्रॉड थीम्स है हमारी, डेफ, बेसिक जियोलॉजी, वाटर केमिस्ट्री, ये इन थीम्स की तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया। देन फिर उसके बाद इंटरव्यू क्या हुआ कि स्क्रीन के, हम दोनों इंटरव्यू में स्क्रीन में कनेक्टेड हैं। देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूँ। देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, 1 2 3 4, कम से कम 15 से 20 मिनट तक क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से। फिर देन मेरा इंटरव्यू हो गया, मतलब मैंने उनसे पूछ लिया। देन सी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू मी। देन फिर मैं उनके जवाब दे रहा हूँ कि मैम इसका आंसर ये होगा, मतलब वो लिटरली वैसे ही बात कर रहे थे कि मैम मतलब फुल प्रोफेशनल। ऐसा फील नहीं होगा कि जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल हो जाते हो, बट हम लोगों का था कि उस 20 मिनट में एकदम फुली फॉर्मल आपको बात करनी है। क्योंकि इसकी पीछे की इशू ये है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं नहीं मॉक इंटरव्यू करवाने के लिए, तो हम लोग की हेल्प हो नहीं पाती, कोई कम्युनिटी है नहीं जियो साइंटिस्ट की। तो बेसिकली आपस में ही अगर आपको कोई अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो हुआ क्या कि फिर उसने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मैंने इंटरव्यू लिया, ऐसे करके हम लोग रोज प्रैक्टिस करते थे। तो इंटरव्यू के लगभग 15 20 दिन हमने इस प्रैक्टिस को किया कंटिन्यू। तो उससे क्या हुआ, 15 20 दिन बाद हम लोगों को स्पीकिंग स्किल्स और क्वेश्चंस को टैकल करना है। मतलब देखो, जैसे आप सामने अचानक से क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर केमिकल फॉर्मूला, तो आप अचानक से स्टक कर जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर सकता है इंटरव्यू के प्रेशर में। बट अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो बोलेगा यस सर आई नो द हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ दिस, और इसके पीछे कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। फिर पूछेंगे इसको कैसे दूर करते हैं, हाउ विल यू रिमूव इट, देन यू विल से कि वी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मेथड सच एज कैलगन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। तो मतलब आपकी बोलने की ना प्रैक्टिस हो जाएगी, और किस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके अच्छे से प्रेजेंट करना है, वो आप बोल बोल के ही सीख पाओगे एक दूसरे से जब डिस्कस करोगे क्वेश्चंस को। तो तो हम लोग ये चीज करते थे कंटिन्यू, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। एंड इसका मतलब रिजल्ट ये बता रहा हूँ कि इसका फायदा ये हुआ था कि उसी साल 2022 में आई थिंक हम चारों में से ही किसी का नहीं हुआ था, बट उसके नेक्स्ट ईयर
केशव का हुआ था एंड देन सिद्धार्थ का हुआ था एंड देन फिर 2023 में उनका हो गया था एंड देन 2024 में मेरा भी हुआ सिलेक्शन एंड रमनीत कौर का भी हुआ। अब लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली मोर और लेस कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और आपका पर्सनालिटी अच्छी है, केमिस्ट्री की आपको नॉलेज है, तो सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे में जा रहे हो। अगर आपके पास गाइडेंस है सही प्रॉपर और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगा रहे हो, देन आपका होगा। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे, मतलब आईआईटी बॉम्बे के बहुत सारे जूनियर्स हैं, मैं उनके लिटरली नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे। उन सबका भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनका भी हुआ है। उन मुझसे पूछते थे कि आपने इसमें क्या कैसे कैसे किया था, देन आई सेड कि ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। उनका हो भी गया था। तो होता है, ये प्रोसेस सही है, मतलब आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। एंड एंड दिस या अल्टीमेटली गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है। एंड इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी को शो करता है। ठीक है। और लर्न टू से नो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ब्लफ मत करो, जबरदस्ती गैस मत करो, क्योंकि इससे आपकी वीक पर्सनालिटी शो होती है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो ना उनके सामने कि ब्लफ कर रहे हो आप। तो अगर नहीं आता बोल दो सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है नहीं आ रहा तो आप बता दो ना कि सर मुझे इसका आंसर अप टू दिस, आई नो दिस आंसर अप टू दिस एक्सटेंट बट आई एम नॉट फुली श्योर। तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये ऑनेस्टली बता रही है जो तुम्हें उसको आता है। तो ये से आपको वहाँ पेन पेंसिल वगैरह मिल जाती है, तो आप अपना रिप्रेजेंट वैसे भी कर सकते हो। अगर आप बोल के नहीं कर पा रहे तो आप बता सकते हो कि सर ये डायग्राम ऐसे होगा। जो कुछ चीज़ें कभी कोई कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बोल के, तो आप उन्हें जैसे कोई रिएक्शन हो गई या कुछ हो गया तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन नॉट जज योर परफॉर्मेंस बाय द रिएक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स। कई बार बोर्ड मेंबर्स आपको मुस्कुराते रहेंगे और आपको कम नंबर भी दे देंगे, पॉसिबल है। कई बार वो एकदम सीरियस रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे, ये भी पॉसिबल है। तो उनके रिएक्शंस पे जज मत करो। आपको अपना काम कंपोजर बना के रखना है, कामनेस एंड कंपोजर आपको अपना बना के रखना है। वही आपकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस को डिलीवर करेगा। और मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ स्टफ टू रिवाइज, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे एग्जाम के पहले, आप उनको रिवाइज कर लेना। एंड रिड्यूस योर मेंटल बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास यही बस मौका है, दिस इज द डे, एंड अगर आज नहीं होगा तो क्या होगा, रातों में नींद चली जा रही है, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो आप डेफिनेटली आपका इंटरव्यू खराब ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाओगे, आप घबरा जाओगे, आपकी हार्ट हार्ट रेट बढ़ी रहेगी। इसके अपोजिट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को काम डाउन करना है। जैसे वो याद है ना थ्री इडियट्स मूवी में वो कह रहा था ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वैसे आपको ऑल इज वेल समझाना है। एंड इंटरव्यू का जो 20 से 25 मिनट का जो एक्सपीरियंस होता है, उसमें आपको एक्टिव फील करना है। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा। पॉसिबल है कि आपको कुछ याद ना आए, जिस दिन आपका इंटरव्यू आपको सुबह सब कुछ लगे कि आप सब भूल गए हो, बट तब भी आपको शांत रहना है, बिलीव करना है। अगर आप किसी भगवान को मानते हो उनको याद करो, उन लव्ड वंस को याद करो, जो आपके वेल विशर्स उनको याद करो, काम रहो, कंपोज रहो। आपको अपॉर्चुनिटी आपने ये गेन करी है, आपने प्री निकाला है, आपने मेंस निकाला है, अब आप उस धौलपुर हाउस में इंटरव्यू यूपीएससी बिल्डिंग में पहुंचे हो, तो आपको अपना वहां पे अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट आप कैसे दे सकते हो, जब आप काम रहोगे और कंपोस्ट रहोगे। ठीक है। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। हजारों बच्चों में से लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन मेंस में होता है, और 100 के बाद 30-40 लोगों को वैकेंसीज के बेसिस पर, इस साल वैकेंसी अगर 5-6 है तो लगभग 6 दिन में लगभग 20 से 25 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सोचो आप उन टॉप 25 लोगों में से ऑलरेडी हो, आपको जस्ट अपना बेस्ट देना है एंड यू विल बी इन। और ऐसा भी नहीं है कि कई बार ऐसा होता है आपको लग रहा होगा कि जैसे कि देखो मेरा मैंने इतनी बार दिया 2 बार नहीं हुआ, तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, रियल एग्जाम्पल्स हैं, जिनका हम लोगों ने साथ में तैयारी की। इसमें मैंने आपको बीच में नाम बताया स्टोरी में, अब वीडियो के बीच में जाकर सुन सकते हो। उनका 22 में नहीं हुआ तो उनका 2023 में हुआ, और 2023 में कुछ कुछ लोगों का पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो जैसे मेरे ही आप एग्जाम्पल देख लो, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, और इस अटेम्प्ट में सीधा AIR बना रही है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं इन अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि भगवान को जब चीज़ जो चीज़ देनी होती है वो सही टाइम पे ही मिलती है। तो बिलीव इन द योर हार्ड वर्क एंड प्रोसेस, तो चीज़ें अच्छी होंगी। एंड होती हैं चीज़ें अच्छी, बिलीव इन द प्रोसेस, आई विल से। एंड यस, फॉर माई फ्रॉम माई लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स, कार्पे diem। कार्पे diem एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि लिव इन द प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग मत करो, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर नेगेटिव मत रहो कि नहीं होगा तो क्या होगा, डरना बंद करो। जस्ट प्रोसेस को फॉलो करो। यही हमारी गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म करो।
डू इन द ट्रस्ट इन द प्रोसेस, आप काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो और सही डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो, तो आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलना ही है। तो जस्ट स्टिक टू इट। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि सर क्या ये पॉसिबल है कि हम लगातार 2-3 साल तक इसी की तैयारी करते रहें और हो ही जाएगा? तो मेरे वर्ड्स के पीछे कहीं ना कहीं भी वजह है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना एफर्ट लगाओ। बट मैंने एफर्ट लगाए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई अप्लाइड फॉर द कॉलेज लेक्चरर जॉब, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं कॉलेज में पढ़ा भी रहा था और साथ में प्रिपेयर भी कर रहा था। तो आई एम नॉट सेइंग कि एफर्ट आपको सिर्फ सब पूरी तरह से सिर्फ एग्जाम में ही लगा देना है। आपको एफर्ट लगाना है अपने बेस्ट, आप जॉब के साथ लगाओ या विदाउट जॉब लगाओ, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए वो आपका डिसीजन है। बट डिसीजन जो होना चाहिए कैलकुलेटेड, कंपोस्ट एंड आपका जो आपको पसंद हो आप वो करो, ठीक है? तो किसी की गाइडेंस को सुन करके उसी एस्पेक्ट को लेकर के ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट यू, सो डू योर, गिव योर बेस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस, सब अच्छा होगा, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप में से जो लोग भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड मेरा आप सभी को बहुत 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 क्या बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट तो खैर कोई नहीं करता है, चैनल बहुत नया है। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को कुछ क्वेरीज रहें, मुझसे पूछना है, तो आई मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, बट फिर भी आपको लगता है कुछ 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 डाउट्स रह गए हैं, तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ अपनी टेलीग्राम आईडी, @alchemist15, ठीक है? दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, आप मुझे से मैसेज कर सकते हो। एंड मेरी आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप मैसेज में हाय हेलो के मैसेज मत करो। आप सीधा आप हाय हेलो लिखो, बट उसके बाद डायरेक्टली जो आपकी एक्चुअल क्वेश्चन है आप उसको लिख दो। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आप हाय लिखोगे फिर मैं हेलो लिखूंगा, फिर उसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इस सब में टाइम वेस्ट मत करो। आप टू द पॉइंट अपनी क्वेरीज मुझे सेंड करो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।